आज का टॉपिक रहेगा आपका एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर। इसका हम लोग पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। चलिए, पार्ट नंबर 1 में हमने ट्रायंगल पढ़ा था और पार्ट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में कौन कौन से चतुर्भुज यहां पर पढ़ेंगे? फर्स्ट है आप लोगों का रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। दूसरा है आप लोगों का स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। तीसरा है आप लोगों का पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। चौथा है आप लोगों का रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। पांचवा है आपका ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब। समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना। तो इन 5 क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, एरिया के बारे में जानेंगे, पैरामीटर के बारे में जानेंगे और डायगोनल्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, यानी कि आयत। अब रेक्टेंगल दिखने में कैसा होता है? तो आपके सामने एक फिगर है जिसको मैं ABCD यहां पर नाम लिख देता हूं कि ABCD एक चित्र है जिसमें AD और BC दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि AD बराबर है BC के, जो कि L है। यानी कि ये रेक्टेंगल की लंबाई है। रेक्टेंगल की ये लंबाई कितनी है? L है। AB बराबर है DC के, ये W दे रखा है, रेक्टेंगल की चौड़ाई है। ठीक है ना। तो इस तरीके का आपका रेक्टेंगल दिखाई देता है। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है एक एक करके जानते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल की? कि ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल with 4 right angles. This means that all 4 angles in a rectangle are 90 degree. यहां पर ये बोल रहा है कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों कोण राइट एंगल बनता है, यानी कि इसके प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। तो यानी कि ये भी कोण इसका यहाँ पर 90 डिग्री का होगा, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई, यानी कि आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद और दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कह रहा है कि अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। आयत की विपरीत भुजाएं हमेशा आपस में बराबर होती है। दिस प्रॉपर्टी एंश्योर दैट द शेप हैज सिमेट्री अलोंग इट्स डायगोनल। ठीक है ना। यानी कि आप पीछे देख सकते हो कि जो आयत है इसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है। जैसे AD बराबर है BC के और AB बराबर है DC के, तो आमने सामने की भुजा क्या होती है? आपस में आयत की बराबर होती है। ठीक है ना। ये बात भी समझ में आ गई। यहाँ पे चारों कोण 90 डिग्री के और आमने सामने की भुजा भी आयत की क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट को हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। आयत के डायगोनल यानी विकर्ण जो है क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टर, है ना। और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच डायगोनल। यह जो प्रतिच्छेद बिंदु है प्रत्येक विकर्ण का मध्य बिंदु कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैंने यहां पर एक डायगोनल आप लोगों को दिखा रहा हूं बना के इस तरीके से। ठीक है ना। मान लो कि ये डायगोनल है, A है, ये B है आपका, ये C है और ये D है। ठीक है ना। अब यहां पर आपको पता लग गया आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इसके जो डायगोनल है, यानी कि डायगोनल AD है एक तो डायगोनल और एक AC है, ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर ये बोल रहा है कि जो दोनों डायगोनल की लेंथ आपस में बराबर है, यानी AC बराबर होगा BD के। होगा नहीं होगा? दूसरा यहां पर ये बोल रहा है कि जिस पॉइंट O पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, ये इन डायगोनलों को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है इसका मतलब O क्या है? मिड पॉइंट है। तो हम लोग यहां से कह देंगे कि जब AC बराबर BD, दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर है, तो यानी AO बराबर हो जाएगा OC के और OB बराबर हो जाएगा OD के। यानी कि जब डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे O पॉइंट पे, तो ये सभी आपस में यहां पर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है।
ये बात समझ में आ गई आपको। अब अगला पॉइंट ध्यान से देख लो, कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स इन ए रेक्टेंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, मीनिंग देयर मेजर एड अप टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल कौन से एंगल हो गए भाई? जैसे कि ये एंगल और ये एंगल ले लो, कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे कि एंगल बी एंगल सी ले लो 180 डिग्री, सी और डी ले लो 180 डिग्री। यानी एडजेसेंट एंगल का मतलब, एडजेसेंट एंगल का मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल डी और प्लस एंगल ए। ये सभी एडजेसेंट एंगल है और इन सभी एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, द अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं रेक्टेंगल के। जैसे एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, कितना है? 90 डिग्री है, और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के, कितना है आप लोगों का? 90 डिग्री है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की आप लोगों को पता लग गई होगी। अगर ये सारी खूबियां होगी तो वो क्या होगा? आपका रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, जिसको हिंदी में बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये आप लोगों का एक रेक्टेंगल है जिसको हम नाम दे देते हैं यहां पर ABCD। इसकी लेंथ L दे रखी है, चौड़ाई W दे रखी है और डायगोनल D दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है, जो कि L इंटू W के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का परिमाप। पैरामीटर क्या होता है? परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है ना। अब आयत के परिमाप के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूं कि क्षेत्रफल होता कौन सा है। यानी कि ये आपका क्या है? ये कंप्लीट क्षेत्रफल है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, यानी कि अंदर वाला भाग आपका क्षेत्रफल कहलाता है। और परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की जो बाह्य भुजाओं का सम, एक्सटर्नल बाउंड्री का सम, उसका परिमाप कहलाता है। जैसे मान लो कोई ये आयत है, अब इसका परिमाप क्या होगा? इसकी एक्सटर्नल भुजाओं का सम। कौन कौन सी भुजा? यानी कि ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, जिसको मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर ब्लू कर दिया है। तो यहाँ पर इनका सम क्या हो जाएगा? पैरामीटर। यानी कि ये लेंथ है और ये आप लोगों की विड्थ है। तो पैरामीटर क्या निकल कर आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर? तो आप कहोगे सर एक्सटर्नल बाउंड्रियों का सम, यानी L प्लस W प्लस L प्लस W हो जाएगा। देखो 2 बार L है यहाँ पर, 2 बार W तो लिख दूंगा, 2 कॉमन लेके L प्लस W, तो यानी कि यही आपका पैरामीटर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हम लोग डायगोनल के बारे में देख लेते हैं। डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। किसको? डायगोनल को। क्लियर है। अब डायगोनल क्या होता है? जैसे ये रेक्टेंगल आप लोगों को यहाँ पे मैंने बना दिया, इसको ध्यान से समझना। ये A है, ये B है, C है, D है। इसकी लेंथ को L ले लिया, चौड़ाई को W ले लिया। तो BD क्या है? इसका डायगोनल है। अगर BD डायगोनल की लेंथ निकालूंगा, जिसको D से डिनोट किया गया है, किससे? D से, तो BD क्या हो जाएगा आपका? यानी कि BD क्या है आप लोगों का? विकर्ण है। यानी कि डायगोनल D की जो लंबाई आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आप लोगों का एंगल C पे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम डायगोनल AC की लेंथ भी निकाल लेंगे, वो भी आपका D ही है। तो D बराबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आप लोगों का अगला क्वाड्रिलेटरल, यानी कि अगला चतुर्भुज आता है आप लोगों का स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है ना, वर्ग बोलते हैं। अब सबसे पहले वर्ग की प्रॉपर्टीज यहां पर देख लेते हैं। तो वर्ग दिखने में आपका ऐसा होता है, जो लेफ्ट में चित्र आपको दिख रहा होगा ABCD, है ना। ये आप लोगों का क्या है? वर्ग है। और वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कि चारों भुजाएं वर्ग की समान होती है। देख लेते हैं।
इज ए 4 साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल। ये 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक बहुभुज होता है। वेयर ऑल 4 साइड्स हैव द सेम लेंथ, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। दूसरा, ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल, और वर्ग के सभी चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि चारों कोण 90 डिग्री के यहां पर बनेंगे और चारों भुजाएं वर्ग की आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो वर्ग की अपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में समांतर होती है। समांतर भुजाएं क्या होती है, जो भुजा कहीं पर नहीं मिलती है, यानी कि उन दोनों भुजाओं के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, समान रहती है, इक्वल डिस्टेंस पर रहती है, वो आपकी पैरेलल भुजाएं रहती है। जैसे कि ये और ये, इसकी जो डिस्टेंस है हमेशा क्या रहेगी, इक्वल डिस्टेंस रहेगी, समान दूरी रहेगी दोनों भुजाओं के बीच की। अब अगला पॉइंट क्या है वर्ग का कि द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके डायगोनल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मीनिंग दे हैव द सेम लेंथ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि वर्ग के डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। अब जैसे कि वर्ग मैं आप लोगों को बनाकर यहां पर दिखा रहा हूं, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसके डायगोनल क्या हो गए, एक तो बी डी हो गया, एक ए सी हो गया, जो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पर ये बोल रहा है कि डायगोनल आपस में बराबर हो गए, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के। अगला पॉइंट यहां पर क्या बोल रहा है कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट कट इन हाफ द एंगल्स। द डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल। इसके जो डायगोनल है कोण को क्या करते हैं, 2 इक्वल बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। आपको पता है कि इसका पूरा कोण 90 डिग्री का होता है। जब इसको डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 45 का, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 का। तो इसी तरह से कहेंगे आप लोग ये वाला एंगल भी 45 डिग्री और जी ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। यानी कि डायगोनल इसके कोण को बाइसेक्ट करेंगे। पूरा एंगल 90 होता है तो बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि 45 डिग्री में विभाजित करते हैं, ठीक है ना। वर्ग के डायगोनल कोणों को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। डायगोनल एक दूसरे पर क्या होती है, लंबवत होती है, मीनिंग दे मीट एट राइट एंगल। यानी कि जो डायगोनल है इसके एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो कितने डिग्री पर करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बड़ा सा चित्र यहां पर दिखा रहा हूं, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं चित्र आपका। ये ABCD आपका स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। इसके डायगोनल को ज्वाइन करा मैंने BD और AC को, तो यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पर, ये मान लो कि O पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। और बाइसेक्ट किस पे करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि डायगोनल यहाँ पे कितने में करेंगे, बाइसेक्ट 90 डिग्री पे। ये बात समझ में आ गई। ये एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री का यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो रही है। अब इसके बाद देख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि एरिया होता है इसका, एरिया इक्वल टू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अगर यहां पर S दे रखी लेंथ ऑफ ईच साइड, वेयर S इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा S स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, S स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इसकी जो साइड है प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके पैरामीटर के बारे में। तो पैरामीटर क्या होता है, इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री का सम। तो अभी हमने देखा था कि जो आप लोगों का स्क्वायर बना था ABCD, इसकी प्रत्येक भुजा तो आपस में बराबर होती है और प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर मान लो कि हमने स्मॉल s ले रखी है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग कह देंगे कि पैरामीटर निकल कर आएगा S प्लस S प्लस S प्लस S। अगर 4 बार S बार आ जितनी बार भी, तो सीधा लिख दूंगा 4 इंटू S, यानी कि 4S। तो पैरामीटर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू S के बराबर आएगा, जहां पर S है स्क्वायर की एक भुजा की लंबाई, ठीक है ना। तो पैरामीटर भी आप लोग निकाल दोगे। इसके बाद बात आती है डायगोनल के बारे में, यानी कि विकर्ण कैसे निकालोगे। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर बना रहे हैं आप लोगों के सामने, फिर से एक स्क्वायर बना रहा हूं। ये आपका ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड स्मॉल s है और प्रत्येक साइड आपस में बराबर है। तो इसका डायगोनल अगर मैं निकालूंगा, यानी कि BD एक डायगोनल है और एक AC है, दोनों आपस में बराबर है, अभी तो बताया था। तो ये क्या निकल कर आ जाएंगे, डायगोनल। तो डायगोनल आपका निकल कर आएगा, कैसे निकलेगा, जो साइड है
साइड इंटू √2 के बराबर होता है। तो वर्ग का विकर्ण भुजा इंटू √2 के बराबर होता है, जहां पर s है इसकी एक भुजा की लंबाई। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। भुजा इंटू √2 के बराबर होता है। यहां तक की बात क्लियर आ रही है। अब इसके बाद लेंथ ऑफ स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर का एरिया दे रखा है तो स्क्वायर का भुजा किस तरीके से निकालोगे? तो लेंथ ऑफ ए साइड S, the length of any side of the square। S मानिया मैंने, S को मैंने क्या माना है? वर्ग की एक भुजा। तो मुझे अगर एरिया गिवन है, यानी कि मुझे अगर एरिया गिवन है, ठीक है ना, तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी? यानी कि S इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो वर्ग की भुजा कैसे निकल कर आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया निकल कर आएगी। अगर स्क्वायर में आपको एरिया दे रखा है और आपसे पूछता है कि इस स्क्वायर की भुजा क्या होगी, तो भुजा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया के बराबर होगी, जहां पर ए क्या है? स्क्वायर का क्षेत्रफल है। ए इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप लोग यहां पर कर पाओगे। इसके बाद बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग पैरेललोग्राम की। और पैरेललोग्राम को मैंने बताया था हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको सामने से दिख रहा होगा ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या दे रखा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इसकी अपोजिट साइड्स लंबाई में बराबर होती है। यानी इसकी अपोजिट साइड क्या है? AB बराबर हो जाएगी CD के, और साथ ही साथ AB पैरेलल हो जाएगी आपके CD के। इसकी अपोजिट साइड्स आपस में बराबर भी होती है और एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। इसी तरीके से मैं कहूंगा कि AD बराबर हो जाएगी आपकी BC के, और AD पैरेलल भी होगी आप लोगों की BC के। इसके बाद अपोजिट्स एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के, और एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल D के। ठीक है ना, इसके जो विकर्ण है, यानी विकर्ण BD नॉट इक्वल टू AC, यानी इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात क्लियर हो रही है? विकर्ण आपस में इसके बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन दो इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरी हैव इक्वल लेंथ, इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? दो बराबर भागों में विभाजित जरूर करते हैं। देखो, विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर पैरेलल। बिल्कुल, अपोजिट्स एंगल भी और साइड्स भी क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद एक पॉइंट ये दे रखा कि द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मीनिंग द सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। मैं आपको बताता हूं कैसे बोल रहा है। जैसे कि हमने एक पैरेललोग्राम बनाया इस तरीके से, ये आपका A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। अगर ये एंगल मान लो A है ना, यहां पर कहूं ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है और ये एंगल D है। तो यानी कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल का मतलब है एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कह दोगे, और आप लोग कहोगे एंगल C प्लस एंगल D बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल A और प्लस एंगल D का सम 180 डिग्री, और इसी तरीके से एंगल A और प्लस एंगल B का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये आपको बता ही रखा कि अपोजिट्स एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान से देखना इन सारी चीजों को। अब कुछ और प्रॉपर्टीज है उसको भी ध्यान से यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंक्लूडिंग ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, चाहे उसमें समांतर चतुर्भुज भी क्यों ना हो, उसका योग कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद देखेंगे कि अपोजिट्स एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मीनिंग द सम ऑफ टू अपोजिट्स एंगल इज 180 डिग्री, है ना। यानी यहां पर बोल रहा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट्स एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अपोजिट्स एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ रही है?
ठीक है ना। अपोजिट्स एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, क्लियर है। यानी हम लोग क्या कहेंगे, जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसका एंगल ये अल्फा है, मान लो ये बीटा है, ये गामा है और ये डेल्टा है, तो यहां से अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा, बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही है, यानी कि अपोजिट्स एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर यहां पर बनेगा, ठीक है। ऑल क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल को यहां पर देख लेते हैं कि इसका एरिया क्या होता है। द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स बेस बाय इट्स हाइट, यानी कि इसका जो एरिया होता है, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। सीधा सीधा बेस और जो हाइट दे रखी है उसके गुणनफल के बराबर इसका एरिया होता है। अगर हम लोग पैरेललोग्राम के पैरामीटर के बारे में बात करें तो पैरामीटर क्या होगा, द पैरामीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज फाउंड बाय एडिंग द लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड, यानी कि चारों भुजाओं का सम पैरेललोग्राम के लेंथ के बराबर होता है। अब जैसे ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, आपको पता है कि बी सी ए डी क्या हो जाएगा, बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी बी सी के। अगर ये एल और एल है, और आपको पता है कि ए बी बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा सी डी के। अगर ये आप लोगों का बी है तो पैरेललोग्राम का पैरामीटर निकल कर आएगा 2 इंटू ए प्लस बी के बराबर निकल कर आएगा। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ के बारे में देख लेते हैं। डायगोनल्स की लेंथ के बारे में, अगर एक डायगोनल को मैं यहाँ पर पी ले लूं और दूसरे डायगोनल को हम लोग यहाँ पर क्यू ले ले, आपको पता है कि दोनों डायगोनल की लेंथ आपस में बराबर नहीं होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों का बनेगा कि पी स्क्वायर यानी कि फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यानी कि सेकंड डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसकी विड्थ का स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर डायगोनल का फॉर्मूला बनेगा, है ना। ठीक है, जब इसमें क्या होगा, आपको लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा इसकी पैरेललोग्राम की, एक डायगोनल दे देगा तो दूसरा डायगोनल आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट यूज करोगे कि डायगोनल का फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगला जो क्वाड्रिलेटरल आप लोगों का बनेगा वो बनेगा आपका रोम्बस, और रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। सम माने समान, यानी कि जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है वो समचतुर्भुज रोम्बस कहलाता है। जैसे कि चित्र में दिख रहा है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक आप लोगों का समचतुर्भुज है जिसकी ऑल फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल ए बराबर एंगल सी के होगा और एंगल बी बराबर एंगल डी के होगा। जब चारों भुजाएं बराबर है, अपोजिट्स एंगल बराबर है, तो इसके डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि बी डी बराबर हो जाएगा आप लोगों का ए सी के, ठीक है ना। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी बी ओ बराबर ओ डी, ठीक है ना। यानी कि डायगोनल क्या हो जाएगी, क्या इसके डायगोनल आपस में बराबर हो गए, ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है। नहीं, इसके डायगोनल बराबर नहीं होगे तो यहां से मैं कहूंगा कि बी डी नॉट इक्वल टू ए सी के बराबर होगा, यानी कि रोम्बस के डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये बहुत काम की चीज है, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखो ये दे रखा सीधा, डायगोनल आर नॉट नेसेसरी इक्वल इन लेंथ। डायगोनल क्या करते हैं, लेंथ में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पर करते हैं। दिस मींस दैट द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स इंटरसेक्ट डिवाइड्स ईच डायगोनल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड द एंगल फॉर्म एट द पॉइंट इंटरसेक्शन इज राइट एंगल। यानी कि आपके रोम्बस के जो डायगोनल है, मैंने अभी बताया कि बराबर नहीं होते हैं, बराबर तो होते नहीं है, साथ ही साथ बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और बाइसेक्ट किस पर करेंगे, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ये काम की चीज है, आपको ध्यान से रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी AC नॉट इक्वल टू BD, यानी
AO बराबर OC बराबर होगा, ठीक है ना, और OB बराबर आपका OD के बराबर होगा, ठीक है ना। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अगला जो पॉइंट है, द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, एंगल दैट शेयर ए कॉमन साइड, है ना, इन ए रोम्बस आर सप्लीमेंट्री, है ना, इन ए रोम्बस आर सप्लीमेंट्री, मीनिंग द सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। यानी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे। अगर आपको डायगोनल दे रखा है यहां पर AC की लेंथ D1 ले लेता हूं और दूसरा डायगोनल BD है, इसकी लेंथ D2 ले रखूं, यानी कि अगर आपको डायगोनल गिवन है तो डायरेक्ट एरिया निकलेगा, एरिया इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2 के बराबर है, जहां पर D1 D2 आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, जहां पर D1 D2 समचतुर्भुज के विकर्ण की माप है, ठीक है। तो डायरेक्ट एरिया आप लोग निकाल सकते हो। अगर आपको डायगोनल की लेंथ नहीं दे रखी है तब एरिया कैसे निकालोगे। मान लो कि लेंथ S एंड एक्यूट एंगल थीटा ऑफ द रोम्बस, यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला। मान लो कि ये रोम्बस है, इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये रोम्बस है। रोम्बस किस तरीके का दिख रहा है आपको, इसकी चारों भुजा बराबर होती है, और किस आकृति की मैंने कहा था चार भुजा बराबर होती है, तो वो होती है आप लोगों की स्क्वायर। स्क्वायर सीधा होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो आपका रोम्बस बन जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर है, मान लो कि सभी साइड्स को हमने S ले लिया और इन दो साइड्स के बीच का कोण क्या ले लिया मैंने, थीटा ले लिया। तो अब एरिया कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट एरिया निकालोगे कि साइड का स्क्वायर इनटू साइन थीटा के बराबर होता है। साइड का स्क्वायर यानी कि S का स्क्वायर इनटू साइन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने का। अगर आपको रोम्बस की साइड दे दी और उन दो भुजाओं के बीच का कोण दे दिया तो साइड स्क्वायर इनटू साइन थीटा आपका रोम्बस का एरिया निकल कर आ जाएगा। अगर आपको डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है तो रोम्बस का एरिया आएगा 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल 2। अगर हम लोग पैरामीटर के बारे में बात करें और ये रोम्बस है जिसकी प्रत्येक साइड S दे रखी, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर इक्वल टू 4 इंटू S के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से पैरामीटर आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो आखिरी क्वाड्रिलेटरल्स आप लोगों का बचेगा वो बचता है आप लोगों का ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि किस तरीके की होती है। तो समलंब चतुर्भुज की आकृति तो ऐसी होती है जो आपको दिख रही है आपके सामने, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी AB पैरेलल हो जाएगा CD के। आमने सामने क्या होती है, भुजा पैरेलल होती है, और बाकी दो भुजा यानी AD एंड BC, AD एंड BC ये क्या होती है आपकी नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड्स। यहां तक समझ में आ गया बात। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि देयर इज एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स दैट आर पैरेलल, यानी कि कम से कम अपोजिट्स में से एक साइड्स, दो अपोजिट्स है, दो अपोजिट में कम से कम एक भुजाओं का क्या पेयर, एक भुजाओं का पेयर क्या होता है, आपस में समांतर होता है, यानी कि पैरेलल भुजाएं होती है, ठीक है ना, पैरेलल होती है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या दे रखा, द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इन ए ट्रेपीजियम आर सप्लीमेंट्री, मीनिंग द सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, यानी कि किन्हीं भी दो लगातार कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, किसमें, ट्रेपीजियम में। और अगला जो पॉइंट बनता है यहां पर ट्रेपीजियम में, द एंगल्स फॉर्म बाय नॉन पैरेलल साइड्स विद द पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। यहां पे क्या बोल रहा है कि जो एंगल बनेगा एक नॉन पैरेलल साइड और पैरेलल साइड के द्वारा, वो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इफ साइड AB इज पैरेलल टू CD, है ना, एंगल A बराबर D और एंगल B बराबर C। मैं आपको समझा देता हूं। मान लो कि ये आप लोगों का एक ट्रेपीजियम है, इस तरीके से आपको एक ट्रेपीजियम दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, यहां पर कहता है कि पैरेलल साइड AB जो साइड है वो CD के पैरेलल है, ठीक है ना। अब एंगल A बराबर किसके हो जाएगा, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D के, इस तरीके से, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है? एंगल ए बराबर एंगल डी के होगा और एंगल बी बराबर एंगल सी के यहां पर बनेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी यहां से एंगल ए बराबर एंगल डी होगा और एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। यही बात यहां पर बोल रखी, द एंगल फॉर्म बाय द नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड क्या है यहां पर? एडी विद द पैरेलल साइड बेस यानी कि डीसी, यानी एडी और डीसी के द्वारा जो एंगल बन रहा है आर इक्वल्स, ये क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से कह सकते हैं डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी इक्वल। जरूरी नहीं है कि इसके डायगोनल आपस में बराबर होंगे, यानी कि डायगोनल्स क्या होंगे? जरूरी नहीं कि इसके बराबर होंगे डायगोनल्स, ऐसा कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स of a trapezium is called the median or mid segment. This segment is parallel to base and its length is the average of the length of the bases. यानी कि यहाँ पर इस तरीके से बोला जा रहा है, इस तरीके से अगर लाइन सेगमेंट कनेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड, यानी अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेपीजियम बनाऊं इस तरीके से, ये आप लोग एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, नॉन पैरेलल साइड का क्या लो? मिड पॉइंट, यानी कि अगर इनका मिड पॉइंट लो और एक लाइन सेगमेंट यहां पर इस तरीके से खींचो, है ना, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी मीडियन हो जाएगी और साथ ही साथ इसकी मान लो कि EF की जो लंबाई यहां पर निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1/2 AD प्लस BC के बराबर निकल कर आएगी, यानी कि दोनों पैरेलल साइड के सम के आधे के बराबर, यानी कि एवरेज हाइट के बराबर निकल कर आती है EF की लंबाई, जहां पर आपका E और F क्या है? मिड पॉइंट है, जहां पर आपका E और F क्या है? मिड पॉइंट्स है। क्लियर हो गई? अब अगली प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंक्लूडिंग ए ट्रेपीजियम इज ऑलवेज 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के, चाहे उसमें ट्रेपीजियम क्यों ना हो, चारों कोणों का सम 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है एक एरिया इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड का सम। देखो यहां पर ये स्मॉल a है और ये b है ना, स्मॉल a है और b है, और इनटू हाइट, ये आप लोग यहां पर हाइट होगी, यानी कि एरिया इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी के बराबर होता है। ये इसका एरिया होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूं, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के बराबर होता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है इस तरीके से। और इसका पैरामीटर क्या होता है? तो पैरामीटर क्या होता है इसका? यहां पर इस लंबाई को यहां पर C ले लिया, इसको यहां पर D ले लिया, यानी इन सभी को जोड़ देना, A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है ना? पैरामीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, यानी कि इनकी सभी भुजाओं की एक्सटर्नल लंबाइयों के सम के बराबर होता है, A प्लस B प्लस C प्लस D के बराबर यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि पूरा क्वाड्रिलेटरल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने रेक्टेंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा है, इसके बाद रोम्बस पढ़ा है और ट्रेपीजियम पढ़ा है। 5 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चंस एरिया और पैरामीटर पे आएगा तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से कर पाओगे। तो आज के इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।